जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन। हम लोग पिछले क्लास तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जो टॉपिक हमें पढ़ना था उन तमाम चीज़ों को हमने टच किया है, एक एक बात हम लोगों ने सीखा है और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छा से उसका जो है रिवाइज कर लिया होगा। तो आज से हम लोग एक नया टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही ये एक पार्ट है। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। आज से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा विद्युत विभव को पढ़ने से पहले थोड़ा आपको हम बेसिक बातें बता देते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये काम क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है। माने आप इलेक्ट्रिसिटी में रुका हुआ चार्ज या फिर जो चलता हुआ चार्ज की बात करते हो, ये दोनों की केस में हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, विद्युत विभव, बड़ा महत्वपूर्ण टर्म है। माने इसके ही कारण चार्ज एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर पानी जो है पाइप में एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है तो हमें एक साइड से प्रेशर देना पड़ता है। इधर से अगर मान लो प्रेशर दो, इधर से पानी को प्रेशर दो, तो पानी इधर से जो है मूव करके आगे की ओर चलना शुरू करेगा। इसका मतलब पानी इस पाइप में चला किसके वजह से, तो वो चला प्रेशर डिफरेंस की वजह से। प्रेशर डिफरेंस की वजह से माने दाब में अंतर है, इसी वजह से पानी एक जगह से दूसरे जगह चला। अगर दोनों साइड का अगर प्रेशर बराबर हो जाएगा तो पानी इधर से उधर जो है नहीं चल पाएगा। सिमिलरली अगर मान लो एक मेटल का रॉड है, मान लो एक लोहा का रॉड है, कोई भी मेटल ले सकते हो, वैसे हम यहाँ पर लोहा अगर मान लिए तो मान लो, और इस लोहा के रॉड के एक पोर्शन को, मान लो ये ए और बी दो पोर्शन है, एक पोर्शन को आप टेम्परेचर दो, इसको गर्म करो। तो जैसे ही इसको गर्म करते हो तो इसका जो दूसरा हिस्सा है बी पोर्शन, यहाँ भी धीरे धीरे करके जो है वो पोर्शन जो होगा ना वो भी गर्म हो जाएगा, यहाँ भी टेम्परेचर पहुंच जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर यहां से चल के यहाँ गया है। तो टेम्परेचर यहां से यहां तक जो चला है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी जो है ना वो यहां से यहां तक चला है। तो हीट एनर्जी जो यहां से यहां तक चला है किसके वजह से चला है, तो टेम्परेचर में अंतर की वजह से। यहां पर आप लगातार टेम्परेचर दे रहे हो और यहां पर टेम्परेचर है ही नहीं, तो इधर हाई टेम्परेचर हो गया, उधर लो टेम्परेचर हो गया और उसकी वजह से हीट चलना शुरू हो गया। तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ना उसकी वजह से मेटल के रॉड में हीट चलता है, यानी उष्मीय ऊर्जा जो है एक जगह से दूसरी जगह चलता है। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम मेटल का कोई रॉड लेते हैं फिर से, और इस मेटल के रॉड को हम बेसिकली क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक ना। हम यहां पर इसको हटाते हैं और अब आ जाते हैं अपने मूल पॉइंट पर। इन दोनों को माने केवल जो है ना हेल्प के रूप में लेना है, सहायता के रूप में लेना है और इन दोनों के माध्यम से इसको समझना है। जैसे हम लोगों ने प्रेशर डिफरेंस किया, पानी चला, टेम्परेचर डिफरेंस किया, हीट चला, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है हीट चला, जिसकी वजह से एक पोर्शन को गर्म किए, दूसरा अपने आप गर्म हो गया। अब इसी मेटल के रॉड को हम करेंगे क्या, एक सेल से जोड़ देंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे। तो जब आप एक बैटरी से जोड़ोगे ना और इसका नाम दे दो ए से बी, तो ए पोर्शन का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बी पोर्शन वाले टर्म के तरफ भागेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह भागेंगे। बात समझे। वैसे ये इसके बीच में जो है ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए केवल बैटरी का ही नहीं और भी तरीका है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया जा सकता है। आगे आप उसको डिटेल में पढ़िएगा, आपके सिलेबस में है। लेकिन तत्काल में बैटरी हमारा सबसे जाना पहचाना उदाहरण है, तो इसीलिए हम बैटरी आपके सामने हम लगा करके दिखा रहे हैं कि अगर बैटरी आप जोड़ते हो, सेल, अगर सेल बोल दो इसको, है ना, एक ही बात है। केवल अकेला अगर रहे तो इसको सेल बोलते हैं और सेलों का ग्रुप रहे तो उसको बैटरी बोलते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन मूव क्यों किया, इलेक्ट्रॉन को मूव करने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो रीजन ये है कि आपका एक पोर्शन जो है ना ये लो पोटेंशियल पर है, एक जो है वो लो पोटेंशियल पर है और एक जो है वो हाई पोटेंशियल पर है। यहां पर एक शब्द आ गया विभव, है ना, और हम यहां पर बोल भी दिए कि एक जो है आपका ये लो पोटेंशियल पे है, एक जो है वो हाई पोटेंशियल पर है। बात समझे कि नहीं। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चलता है और करंट जो होता है वो हाई से
लो की तरफ चलता है। ये बात हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में और डिटेल में देखेंगे कि उल्टा क्यों होता है, लेकिन फिलहाल आप ऐसे समझ लो। अब लो से हाई की तरफ चले या हाई से लो की तरफ चले, लेकिन इतना तो तय हो गया कि डिफरेंस की वजह से चला है, दोनों के बीच में जो अंतर है ना, उस अंतर की वजह से चला है। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का मतलब ही होता है कि एक ऐसा भौतिक राशि, याद रखिएगा, एक ऐसा भौतिक राशि जिसकी वजह से किसी मेटल का चार्ज एक जगह से दूसरे जगह क्या करेगा, मूव करेगा, एक जगह से दूसरे जगह चलेगा। एक जगह से दूसरे जगह चलेगा तो ये डायरेक्शन कौन तय करेगा, तो इसका डायरेक्शन तय यही पोटेंशियल करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेगा। माने अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर आपको समझाया गया है कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चला, इसका मतलब इधर से इधर अगर इलेक्ट्रॉन चला तो इसको चलने के लिए कोई ना कोई तो है ऐसा भौतिक राशि जो उसको फोर्स कर रहा है कि इसी डायरेक्शन में चलना है, उल्टा नहीं चलना है। तो ऐसा फोर्स करने वाला जो भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को आप नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत विभव। तो हम उम्मीद करते हैं विद्युत विभव का ये पूरा कहानी आपको समझ में आया होगा। और अब आते हैं इसके डेफिनेशन वाले पार्ट पे और इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन वाले पार्ट पे, ठीक ना। तो ये तो आपको हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दिए, इसका भौतिक महत्व जो होता है वो आपको हम बता दिए, और थोड़ा उदाहरण देकर के आपको बता दिए कि ये काम क्या करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा शब्द जो हमने लाया, ये कुछ ना कुछ तो कार्य करता होगा, तो जो कार्य करता है वो आपको हमने बता दिया। ये इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में चलना है। बात समझ में आया। तो बेसिकली जिस प्रकार से पानी चलेगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से, उसी प्रकार से हीट चलेगा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, सिमिलर तरीका से इलेक्ट्रॉन चलेगा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, यानी विभवांतर के कारण। तो हम लोग ये जो नामकरण जो कर रहे हैं, ये बेसिकली कोई वर्क कर रहा होता है, उसी का एक नाम दे करके लास्ट में, ताकि समझने में बाद में एक्सप्लेन करने में सुविधा हो, इसीलिए उसका एक नाम दिया गया। तो नाम यहां पर दिया गया है विद्युत विभव, और उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, दो पॉइंट के बीच का जो विद्युत विभव में अंतर होगा, उसको विभवांतर बोलेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट। अब आ जाइए इसके डेफिनेशन वाले पोर्शन पे। तो इसका डेफिनेशन ये कहता है द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये सारा बात जो है, अब जो कुछ भी चलेगा वो सब का सब आपको भाषाई के तौर पे जो दिया जाएगा वो आपको एग्जाम वगैरह में लिखने में सुविधा देगा, है ना। अभी तक जो बात बता रहे थे वो आपको फिजिकल मीनिंग उसका बता रहे थे, भौतिक जो मतलब है वो आपको हम अभी समझा रहे थे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इसका, जिन मुद्दाओं के बारे में पढ़ के आपको जो है जवाब देना होगा वो तरीका पे आते हैं। देखिए, तो हम यहाँ पर डेफिनेशन इसका लिखे रखे हैं, द वर्क डन बाय external force to carry per unit positive test charge from infinity to any point in electric field is called या is known as electric potential। माने इसका कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी चार्ज को, कोई भी चार्ज हो, उस चार्ज के द्वारा जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट से कोई भी टेस्ट चार्ज को अगर आप लाते हो, तो उस टेस्ट चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना काम किया जाएगा, वो किया गया काम उस चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल क्रिएट होगा, उस पोटेंशियल का वैल्यू होगा। मतलब आप समझ लो, जैसे कि हम आपको यहां पर बता दें कि मान लो हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, वैसे कोई भी चार्ज आप बना सकते हो। मान लो एक चार्ज है, तो इस चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और लेट अस सपोज, थोड़ा सा हम इस चीज को जो है ना, हम ऐसा करते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज है प्लस क्यू, ठीक। तो इससे मान लेते हैं कि यहां पर एक डिस्टेंस हम लेते हैं, और इस डिस्टेंस पर हमको निकालना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आपको इस पॉइंट पर जो है ना एक टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा, कहीं से भी। तो बोला कहीं से भी ला सकते हैं, तो हम यहां से मान लिए है कि इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज लाए और इस टेस्ट चार्ज को ला करके यहां पर रख दिए। तो स्वाभाविक बात है कि O और ये पॉइंट को कुछ नाम डाल दो P, तो O और P के बीच में कुछ ना कुछ आपको दूरी दिया रहेगा। तो कहने का मतलब इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को लाए, टेस्ट चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं O माने Q0 से। वैसे आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भारी बात नहीं है।
खाली बस ध्यान रखना टेस्ट चार्ज का वैल्यू बहुत छोटा हो, इसीलिए हमने यहाँ पर दिया है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, माने इकाई धनावेश है, इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक ना। तो छोटा होना चाहिए, छोटा इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर ये बड़ा वैल्यू ले लोगे ना तो इससे अगर बड़ा हो गया तो पता चला कि यही इसको प्रभावित कर देगा, तो इसका हमको पोटेंशियल निकालना है, इसका निकल जाएगा, क्या समझे कि नहीं। तो बेसिकली हम लोगों को चार्ज छोटा लाना है, टेस्ट चार्ज छोटा लाना है। ये जो चार्ज है इस चार्ज को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, ये जो चार्ज है इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। हिंदी में क्या बोलोगे, हिंदी में बोलोगे परीक्षण आवेश, माने जांच करने वाला आवेश, ये आएगा और जांच करके बताएगा, ठीक ना, कि इसका पोटेंशियल कितना है। तो यही बात डेफिनेशन में बोला, क्या बोला है, बोला है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, ये वाला विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक प्रति इकाई जांच आवेश को बाह्य बल द्वारा ढोने में जितना काम किया जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, उसी को बोलेंगे विद्युत विभव। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत विभव का मतलब ये हुआ कि वर्क डन होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज का, माने प्रति इकाई, याद रखना प्रति इकाई धन आवेश या जांच आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाएगा इसी को हम बोलते हैं विद्युत विभव। प्रति इकाई जांच आवेश को ढोने में जितना कार्य किया जाएगा उसी को बोलेंगे विद्युत विभव। यहां पर हम ये बात स्पष्ट तौर पे लिख दें, वेयर भी का मतलब आपका यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक ना। इसको हिंदी में बोलो विद्युत विभव, विद्युत विभव, ये बात है। W का मतलब तो आप समझ जाओगे वर्क डन, माने चार्ज को ढोने में जितना कार्य किया जाएगा उसी को हम बोलेंगे वर्क डन, किया गया कार्य। चलो लिख लेते हैं फिर भी ध्यान रखने के लिए, किया गया कार्य, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, विद्युत विभव का। चलिए विद्युत विभव का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के आधार पर जो इंफॉर्मेशन मैथमेटिकल मिला हमें, हमने आपके सामने रख दिया, ये जानकारी आपको होना चाहिए। अब अगर आपसे हम पूछे कि इसका एसआई मात्रक, तो सिंपल इसका फॉर्मूला देखकर क्या बता सकते हो, तो एसआई यूनिट इसका अगर लिखोगे एसआई यूनिट ऑफ भी, समझ जाओगे। भी बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई मात्रक होगा इस फॉर्मूला के हिसाब से जूल आएगा ऊपर में और बट्टा में कूलम आएगा, सही है। जूल पर कूलम क्यों लेंगे, क्योंकि वर्क डन का यूनिट जूल होता है और जो टेस्ट चार्ज है इसकी वजह से जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो जूल पर कूलम। और इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं, इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं, माने 1 जूल पर कूलम बराबर 1 वोल्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आया। इसका अर्थ ये हुआ कि आप विभव को वोल्ट में माप सकते हो या फिर जूल पर कूलम में माप सकते हो, तो ये इसका यूनिट है। तो पहली बात आपको एकदम बढ़िया से समझ लेना है विद्युत विभव क्या है। जब आप विद्युत विभव को समझ लेते हो फिर इसका फॉर्मूला जो इससे निकल के आएगा वो आपको लिख लेना है, फिर आपको ध्यान में रखना है इसका यूनिट क्या है, माने विद्युत विभव को मेजर भी तो करना पड़ेगा, तो मापेंगे तो मापने का कोई तो उसका यूनिट होगा जिसमें हम उसको मेजर करेंगे। तो ऐसा यूनिट इसका होता है जूल पर कूलम, या इसी को वोल्ट बोलते हैं, या आप ऐसे बोल दो जूल पर कूलम ही वोल्ट है या वोल्ट ही जूल पर कूलम है, ठीक ना। तो ज्यादातर हम लोग केस में वोल्ट में मेजर करते हैं, जैसे बैटरी का कहता है ना कि 12 वोल्ट का बैटरी है ना, 24 वोल्ट का बैटरी, 6 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, तब बेसिकली हम लोग वो विभव की ही बात करते हैं, वही चीज वहां पर मेजर किया जाता है। तो सबसे पहली बात आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको आप नोट करना, ठीक ना। ये चीजें आपके लिए पीडीएफ में हम इसलिए अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं कि सब जो है इसको आज अगर कंप्लीट किया है और इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो आज ही लिखो, आज ही पढ़ो, रिवाइज करो, खत्म करो, है ना, नहीं तो वो फिर स्टोर करके सब रख लेगा और इसको ज्यादा स्टोर करेगा मोबाइल भर जाएगा, इसीलिए हम आपको स्क्रीनशॉट लेवा रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि बाद में आप इसको डिलीट करोगे। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। देखो हमें
चूंकि पोटेंशियल का सारा इंफॉर्मेशन मिल गया, जैसे याद करो विद्युत क्षेत्र के बारे में आप जानकारी लिए थे, तब जाकर के हमने क्या किया था, विद्युत क्षेत्र जानने के बाद पॉइंट चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। उसी प्रकार से अब आप पोटेंशियल जान गए हो, तो पोटेंशियल की वजह से हम पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। क्लियर है पॉइंट? आ जाओ इधर। देख हमारे पास एक चार्ज है, मान लेते हैं हम यहाँ पर जो है एक चार्ज, कोई चार्ज ले लेते हैं। लेट अस सपोज जैसा कि अभी हमने डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम के चारों ओर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करो ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए अभी हम करेंगे क्या, इसके सेंटर पर एक चार्ज रख देंगे, ठीक ना, और ये जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से ये पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आपको ये डिस्टेंस दिया रहेगा, मान लो r डिस्टेंस है, हम पहले भी ये वाला डिस्टेंस पर चर्चा की है अभी जस्ट। तो मान लो इसका जो पॉइंट है ना, जहां इसको नाम दो O और इसका नाम दे दो P। एक बात बताओ, हम अगर ऐसा कहें कि कहीं से कोई भी, माने ऐसा मान के चलते हैं ना कि कोई भी पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर हम आपको ये बोले कि इनफाइनाइट से कोई भी पॉइंट अगर लिए इनफाइनाइट, यहां पर इनफाइनाइट से अगर यहां पर कोई चार्ज को ला करके रखेंगे टेस्ट करने के लिए, तो इसका कुछ ना कुछ दूरी होगा। मान लेते हैं इसका दूरी जो है वो x मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं x। और ये जो चार्ज आपने जो लाया है इसको Q0 बोलते हैं, और ये भी चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा। अगर कोई बोले कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर ऐसा आप करिएगा, तब तो यहां पर पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा। अगर निगेटिव चार्ज होता तब क्या होगा, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले पॉजिटिव वाला पर आप समझ लो, लास्ट में निगेटिव वाला चार्ज पर भी हम बात अभी करने वाले हैं। तो थोड़ा सा पहले आप इस प्रोसेस को समझ लो है क्या। देखो हम इनफाइनाइट से कहीं से इस पर पॉइंट पर चार्ज लाएंगे, तब ना टेस्ट होके पता चलेगा कि इसका पोटेंशियल कितना है, क्योंकि इनफाइनाइट से जब कोई चार्ज को लाते हैं तो हमारा भी बराबर फॉर्मूला होता है वर्क डन बट्टा टेस्ट चार्ज, ठीक ना, वर्क डन और डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, यही तो हमारा होता है। तो हम ऐसा करते हैं ना, चूंकि अगर आप कोई भी चार्ज को इनफाइनाइट से लाओगे तो इस पॉइंट पर लाने में कुछ ना कुछ काम होगा ना, हम ऐसा करते हैं ना कि इसको थोड़ा आगे खिसका करके चेक करते हैं। यहां पर जैसे यहां पर से इसको अगर यहां पर लाए, इसका नाम भी कुछ डाल दो, जैसे कि मान लो इसका नाम डाल देते हैं A और इसका नाम डाल देते हैं B। तो जरा सोच कर देख लो, अगर B से A पर अगर इसको खिसका करके लाओगे तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो छोटा होगा, dx मान लेते हैं। dx क्यों माने, क्योंकि यहां से O से लेकर के B तक का दूरी को आप x माने हैं, तो स्वाभाविक बात है इसी x का छोटा रूप होगा जो आप यहां से यहां खिसकाओगे, है कि नहीं। तो यहां से यहां तक जब खिसकाओगे तो dx दूरी तय करने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा, कुछ ना कुछ तो काम किया जाएगा, और जो काम किया जाएगा उसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं वर्क डन वाला फॉर्मूला से। लेकिन अब कहोगे कि ये छोटा सा dx ही क्यों लिए, पूरा बड़ा के लिए डायरेक्ट वर्क डन निकाल दो। देखो अगर आप कहीं से पॉइंट पर अगर लाओगे ना वैल्यू को, तो जैसे जैसे आप पॉइंट चेंज करते चलोगे वर्क डन चेंज होते जाएगा, और हर पॉइंट पे वर्क डन चेंज होगा, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल भी चेंज होगा। बात समझे कि नहीं। और उसको सामान्य मैथमेटिक्स से सॉल्व करोगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, इसीलिए आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से सॉल्व करो, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हर एक पॉइंट का अलग अलग इंफॉर्मेशन को जोड़ सकता है। इंटीग्रेशन से क्या करते हो, एक एक पॉइंट को जोड़ करके निकाल लेते हैं हम लोग, इसीलिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। आखिरी में तो खैर यही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी आपके सामने हम लिखे थे, लेकिन इस फॉर्मूला को लगाने से पहले यानी W बट्टा Q0, इस फॉर्मूला को लगाने से पहले हमको निकालना पड़ेगा वर्क डन, तब ना ये फॉर्मूला लगा के पोटेंशियल निकाल देंगे, कौन सा चार्ज, प्लस Q चार्ज की वजह से। तो यहां पर आपको पहले निकालना पड़ेगा वर्क डन, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन फ्रॉम A to B,
उल्टा करते हैं, बी टू ए, बी टू ए, ठीक ना। ए और बी के बीच किया गया कार्य, ए से, सॉरी फिर उल्टा लिख दिए, इसको यहां पर लिख दो, बी से ए तक किया गया कार्य। तो बी से ए तक किया गया कार्य अगर निकालना है तो पहले तो आपको कार्य का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। कार्य का फॉर्मूला क्या है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, वो पढ़ाया गया होगा आपको, इंटीग्रेशन फोर्स इंटू डी आर कॉस थीटा। तो यहाँ पर चूंकि एक्स है तो एक्स वाला कॉन्सेप्ट में ले लो, इंटू कॉस थीटा, यही होता है, यही तो होगा। तो हम यहां से वर्क डन बी ए लगाए, मतलब बी से ए की तरफ हमको वर्क डन निकालना है। तो ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का जो आपको पहले से याद रहना चाहिए, ठीक ना। ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। अब जब हम लोगों को वर्क डन करना होगा ना, तो वर्क डन कहां से कहां तक कर रहे हैं, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक। तो जरा सोचिए, यहां से एक पॉइंट है इनफाइनाइट पे, और जिस पॉइंट पर हमें निकालना है उस पॉइंट का ओरिजिन से, यानी जहां पर चार्ज है वहां से इसका दूरी है आर। इसका मतलब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, इनफाइनाइट से आर तक। देखो याद रखना, इंटीग्रेशन लेने का प्रक्रिया आप समझ लो, माने लिमिट लेने का कहां से लेना है, हमेशा काउंट करना है, जो कुछ भी काउंट करना है सारा चीज काउंट करना है चार्ज से। तो चार्ज से इनफाइनाइट पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ था, अब इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाना है, तो उस पॉइंट पर जब लाओगे तो पता चलेगा इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे इनफाइनाइट से, ये पॉइंट कितना दूरी पर है, तो इस पॉइंट का दूरी आर है, तो इनफाइनाइट से आर, यानी लोअर लिमिट इनफाइनाइट लो, अपर लिमिट आर ले लो, ठीक है। ऐसा हम इंटीग्रेशन में लेंगे। चलिए पहले आगे बढ़ जाते हैं, बाद में लिमिट इसका लेंगे। बी ए के बीच में जो काम किया जाएगा, चलो अब यहां पर ले लेते हैं इनफाइनाइट से आर तक, फोर्स लो और ये डी एक्स लो, ठीक ना। डी एक्स जो है वो डी एक्स ले लो, और ये कॉस थीटा का वैल्यू लो। तो बताइए जी, कॉस थीटा का मान अगर लोगे तो कॉस थीटा का मान तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब कहोगे ई कैसे हो गया, जरा सोच के देखिए, dx यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, चार्ज के तरफ है, लेकिन ई जो है, ये जो आपका q है और ये जो स्मॉल q है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स का डायरेक्शन बाहर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में फोर्स का डायरेक्शन जो लगता है वो बाहर, माने एक दूसरे को धक्का देके भगाएगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा उधर लगेगा, और हम इसको पकड़ के ले जा रहे हैं आगे। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो अब आप यहां से क्या करो, WAB इज इक्वल टू, जैसा है वैसा ही रहने दो, केवल cos 180 का मान यहां पे रख दो। तो cos 180 का मान होता है -1, तो तुम्हारा ये फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू dx और इनफाइनाइट से r तक। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसीलिए इक्वेशन 1 मानो क्योंकि फोर्स का वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा क्या, फोर्स। तो फोर्स किन के बीच, ये जो चार्ज बैठा हुआ है ये चार्ज, और ये जो पॉइंट जहां पर हम लोग इसको रखे थे, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। और उसके बाद इसको जब यहां से यहां तक लाते हो तो उसी फोर्स के खिलाफ आपको काम करना है। ये जो dx दूरी तक जो काम करना है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा उसी के खिलाफ काम करना है। तो पहला काम करना पड़ेगा O और B के बीच में जो डिस्टेंस है इसको लेकर के, और दोनों के बीच का जो चार्ज है इसको लेकर के आपको निकालना पड़ेगा फोर्स। तो हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम कूलम्स लॉ, ठीक ना, कूलम्स लॉ, कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के नियम से, तो कूलम्ब का नियम क्या बोला है, फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चलो लिख ही लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और दूगो चार्ज Q1 इंटू Q2 बट्टा R² होता है। खैर हम इसी फार्मूला पर डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं,
क्योंकि ये सब चीज आपको पहले से पता है, ठीक ना, और पता नहीं है तो ये रहना चाहिए आपको मालूम, ठीक ना, तो इसको आप रिवाइज जरूर कर लेना। दो चार्ज लो, दोनों के बीच का चार्ज क्या है, क्यू क्यू, एक है कैपिटल क्यू, एक है स्मॉल क्यू, और इन दोनों के बीच का दूरी ओ और बी के बीच का दूरी कितना है, एक्स हम लोगों ने माना है, तो ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में होता है, यानी कि फोर्स जो लगेगा ओ और बी इन दो पॉइंट के बीच में जो चार्ज है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा, यही फोर्स उठ के यहां चला जाएगा, यहां पर मान लेंगे इक्वेशन नंबर इसको 2। तो यहां तक हम उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो अब जो है इसका फोर्स का वैल्यू उठाओ और यहां पे रख दो, तो फोर्स का वैल्यू उठाओ और वहां पे रखो, तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 में क्या है, तो देखो बी ए के बीच में वर्क डन निकालना है, माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से आर तक, और यहां पर था फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला हमने लिखा है, हम डायरेक्ट यहां पर उतार दे रहे हैं 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 0, ये टेस्ट चार्ज है, बट्टा एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही तो हमारा है टोटल बचा हुआ। अब इसमें जो कांस्टेंट होगा वो बाहर और बाकी सब जो रहेगा वो अंदर, तो यहां से वर्क डन बी ए के बीच में जो आएगा इसको माइनस को बाहर रखो, ये तो बाहर है, ये है, बाकी क्यू क्यू 0 और 4πε0, क्यू क्यू 0 बट्टा 4πε0 कांस्टेंट है बाहर, तो इंटीग्रेशन में बचेगा एक्स स्क्वायर 1/x², 1/x² को ऊपर ले चलो, x का पावर -2 इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r तक। तो अगर अब इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो ए बी ए के बीच में जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन का सिंप्लीफिकेशन करने के बाद देखो क्या आता है 4πε0, इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो इसका वैल्यू कितना आएगा, माने ये वाला जो फॉर्मूला है x का पावर n इंटू डी एक्स ऐसे करके जो सॉल्व करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है x का पावर n+1 और नीचे भी n+1, और इसमें अगर लिमिट नहीं रहता तो +c लगाते हैं हम लोग, और अगर लिमिट दिया रहे तो ये वाला c जो है गायब कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका पावर है उसमें एक जोड़ो, एक जोड़ोगे तो इसका वैल्यू कितना होगा -2 + 1, और बट्टा में भी उतना ही करो, जो ऊपर में है उसी को उतारो, यहां पर ऐसे डालोगे ये आएगा, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट से r तक, यही वैल्यू आएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो देख इसको अब अगर सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखना, -q0 बट्टा 4πε0, ये इंटीग्रेशन के रूल से आया है जो अभी हम आपको बता रहे थे, फॉर्मूला जो बताया तो उसी फॉर्मूला से आया है। अच्छा ये हो जाएगा -2 + 1 -1, तो यहां पर रख दो माइनस, आगे कर देते हैं -1 आगे कर दो, माइनस रहेगा, x का पावर -1 होगा, तो किसी का भी पावर x का पावर -1 है तो इसको 1/x तो लिख ही सकते हैं, तो सीधे इसको 1/x लिख दो, और ये इनफाइनाइट से r तक। अब ये माइनस हो जाएगा बाहर, तो माइनस माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास अब जो डाटा बचेगा ये माइनस माइनस प्लस, तो यहां से बी ए के बीच में किया गया कार्य टेस्ट चार्ज का प्रोडक्ट क्यू के साथ 4πε0, अब लिमिट रखो, तो सबसे पहले रखते, देखो माइनस खत्म हो गया है, ऐसा नहीं कि फिर माइनस को खोजने लगना, ई माइनस खत्म है, पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट बोले तो 1/r माइनस, ये रूल का पार्ट है, माने पहले अपर लिमिट रखो x के जगह पर, फिर माइनस लगाओ, फिर उसके बाद इसी x के जगह पर लोअर लिमिट रखो, तो नीचे वाला वैल्यू है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रख दो, 1/इनफाइनाइट का वैल्यू होता है 0, तो उस हिसाब से वर्क डन बी ए के बीच में जो आएगा Q0 बट्टा 4πε0, और ई हो गया तुम्हारा 0, ई वाला जो टर्म है हम यहाँ पर दर्शा दे रहे हैं, ये हो जाएगा 0, तो जब ये हो जाएगा 0 तो बचेगा 1/r, यानी कि इसके नीचे r केवल लगा दो, ये हो गया वर्क डन, ये केवल आया है वर्क डन बी ए के बीच में, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 3। लेकिन हमको यहां पर पूछा क्या है, सो ध्यान से देखना, यहां पर हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, माने इस पॉइंट पर P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है,
तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला था V बराबर W बट्टा क्यू जीरो। यानी टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लाओगे ना, तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन तो हम निकाल चुके हैं। अब वर्क डन आ गया, टेस्ट चार्ज से उसको भागा दे दो, जो आया वो हमारा पोटेंशियल। कहां पे? तो इस पॉइंट पे, यानी कि चार्ज से आर दूरी पर। ये बात समझ में आया? चलो जी आते हैं इस पर। तो हमें अभी निकालना है पोटेंशियल, तो यहां पर लिखेंगे नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक ना, यहां पर बिंदु बी पर, अब बिंदु पी पर, सॉरी इसको बी बोल दिए, पी पर, बिंदु बी पी पर विभव। तो अब इस बिंदु पर अगर विभव निकालोगे तो विभव का फॉर्मूला होता है क्या? W बट्टा क्यू जीरो। तो W यानी B और A के बीच में किया गया कार्य। ठीक ना, हालांकि ये जो वर्क डन जो हम निकाले हैं A और B के बीच में किया गया कार्य, एक्चुअली में जब डिस्टेंस आप R लेगो ना, इधर गया, थोड़ा सा इसको और इंप्रूव कर ले। देखो जब हम लोग छोटा फॉर्मूला लगाए थे तब A और B के बीच में आएगा, लेकिन जब आप पूरा वैल्यू ले लो यानी O और P के बीच में ले लो, तब वर्क डन का जो नाम है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देना। यहां पर जब आप ये वाला ले लो ना, तो ये जो वर्क डन आएगा, ये वर्क डन माने टोटल आपका आर तक लाने में किया गया जो कार्य है, इनफाइनाइट तक जो किया गया कार्य है, वो कार्य आ जाता है। तो इसको केवल W से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वो केवल फॉर्मूला तक ही सीमित था। A और B जो था जब फॉर्मूला लिखे थे केवल उसी के लिए सीमित था, बाकी आपका यहाँ पर W आ जाएगा, यानी टोटल वर्क डन आएगा, इनफाइनाइट से R तक किया गया कार्य आएगा। ठीक ना, तो ये W बट्टा क्या होगा? क्यू जीरो। तो W का वैल्यू यहां से उठाओ और इस पर रख दो। इस पर रखेगा तो क्यू जीरो, क्यू इंटू क्यू जीरो बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर। आर था, आर स्क्वायर नहीं था, और बट्टा ये टोटल का ओवरऑल क्यू जीरो। अब ये क्यू जीरो और क्यू जीरो तो समाप्त हो जाएगा, एक दूसरे को काट कूट करके बराबर कर देगा। तो V बराबर, अब हमारे पास क्या बचा? 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, साथ में Q है, और इंटू आर नीचे में। तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q बट्टा आर। ये हमारा हो गया क्या? फॉर्मूला। क्या चीज का फॉर्मूला? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, माने विद्युत विभव का। और किसके वजह से आया? तो पॉइंट चार्ज की वजह से, बिंदु आवेश के कारण। अगर आपसे पूछे कि बताइए विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा, तो यही होगा। ठीक ना, तो बिंदु आवेश के कारण अगर विभव पूछे तो उस विभव का फॉर्मूला यही होगा। यानी कि विभव जो है ना वो डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यहां पर स्क्वायर नहीं है। समझ में आया बात? तो अब थोड़ा सा आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा, ये जो आप फॉर्मूला अभी निकाल दिए फटाफट, ये फॉर्मूला तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आया। अगर यहां पर निगेटिव चार्ज होता तब तो आपका ये जो फॉर्मूला है, इसमें जो वर्क डन का जो फॉर्मूला हमने लगाया था, किधर गया? यहीं पर है। वर्क डन का जो फॉर्मूला लगाया था उसमें आपका ये cos 180 नहीं होता, बल्कि वहां पर 0 डिग्री होता। कैसे? तो टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव लेकर के जाओगे, दोनों साइड में पॉजिटिव रहे फिर भी पॉजिटिव लेकर के जाओगे, और निगेटिव रहेगा फिर भी पॉजिटिव लेकर के जाओगे। तो जिस समय ये निगेटिव होगा उस समय इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन इधर और dx भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 का मान होता है 1। तो उस हिसाब से ये तो निगेटिव रहेगा नहीं, तो निगेटिव नहीं रहेगा तो फाइनल में जाकर के अगर आप देखोगे तो ये निगेटिव हट जाएगा, तो ई वाला निगेटिव की वजह से ये पूरा वैल्यू वर्क डन निगेटिव में रह जाएगा, और ये निगेटिव में रह गया तो पोटेंशियल आपका निगेटिव में आएगा। तो ये बात सही है। अगर पॉजिटिव चार्ज रहे तो आपका फॉर्मूला जो है ना पोटेंशियल का वो यही रहेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज रहे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव में डाल दो, अगर निगेटिव चार्ज रहे तो यहाँ पर चार्ज के जगह पर निगेटिव चार्ज का वैल्यू निगेटिव में डाल दो, जो वैल्यू है साइन के साथ डाल दो। यानी कि माइनस निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निगेटिव में आता है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव में आता है।
बात समझ में आया? तो अगर आप निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो ये पूरा फॉर्मूला के आगे माइनस लगा दीजिएगा। समझ गए बात को? और अब जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो इस बात का खासा ख्याल रखना है, किस प्रकार के आवेश के कारण आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक ना? तो निगेटिव के कारण निकालना चाहते हैं तो यहां पर माइनस लगा ही देना, पॉजिटिव के कारण निकालना चाहते हैं तो यहां पर पॉजिटिव सिंबल माने साइन दे करके ऐसे ही निकालना है, लेकिन फॉर्मूला प्रूफ करने का तरीका जो है वो सेम रहेगा। तो अब आप क्या करो, इसका भी एक स्क्रीनशॉट मारो, पहला जो पेज है इसका मारो, फिर उसके बाद दूसरा जो पेज है इसका भी लगाओ, दूसरा जो पेज है, ये सब चीज आपको आना चाहिए। समझ गए ना? ये बोर्ड में प्रूफ करने के लिए भी पूछ सकता है, तो इसीलिए ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलो जी, इसको आप देख लो पहले। अच्छा, अब इतना तक जो बात आप समझ गए, जिसमें हम लोगों ने ये सब चीजें जो सीखा है, पोटेंशियल के बारे में ही तमाम बातें हमने किया है आपके सामने अभी। तो अब पोटेंशियल से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है, लेकिन उससे पहले हम आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन डाल देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना? एक पहले जो है ना एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से भी पहले एक बात बताओ, माने पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उसका फॉर्मूला तो देख लिया, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 चार्ज, जो भी चार्ज की वजह से निकाले, और बट्टा आर, यही तो फॉर्मूला था, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है। अच्छा, ऐसा अगर हो ना कि एक बार में एक नहीं बहुत सारा चार्ज दे दे, जैसे मान लो हम आपके सामने यहाँ पर स्टार बना करके पॉइंट ही बना देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। मान लो एक बार में बहुत सारा आवेश है, ठीक ना, अनेकों आवेशों के कारण विद्युत विभव, ठीक ना? अगर बहुत सारा आवेश हो और फिर हमसे पूछा जाए कि बताइए इसके वजह से विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा, हम एक एक्सिस बना करके आपको दिखा दे रहे हैं। हालांकि जरूरी नहीं एक्सिस बनाना, माने बना भी सकते हो नहीं भी बना सकते हो। मान लो हम इसमें क्या करते हैं ना कि बहुत सारा चार्ज को दर्शा लेते हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है, एक चार्ज और भी है, मान लो अलग अलग बहुत सारा चार्ज है। और लेट अस सपोज कि इसका डिस्टेंस आपको यहाँ से दिया रहेगा, इसका डिस्टेंस आपको यहाँ से दिया रहेगा, इसका डिस्टेंस और भी चार्ज हो सकता है। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और हमको ये वाला पॉइंट जो है ना ओरिजिन, इस पॉइंट पे बताना है कि इन तमाम चार्जों की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, विभव का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक ना? तो ये निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, सीधा तौर पे हम यहां लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, ठीक ना? या सीधे तौर पे ये बात भी लिख सकते हो, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, यानी कि ओ बिंदु पर कुल विभव। तो इस पॉइंट पर अगर हम टोटल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, प्रत्येक चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा उसको निकाल लो और उसके बाद जोड़ दो। मतलब ओ पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा, पहला चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा उसको, दूसरा की वजह से आएगा उसको, तीसरा की वजह से आएगा उसको, और भी आएगा, उस सबको केवल जोड़ देना है, सिंपल जोड़ दो, हो गया टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। तो वैसे भी हम तुमको तो ये फॉर्मूला बता रखे हैं ना, अब अकेला एक एक चार्ज का पोटेंशियल निकालोगे तो एक अकेला चार्ज पॉइंट चार्ज के तरह व्यवहार करेगा,
तो हम एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला तो पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? तो 1/4πε0 Q1/R1, यही तो है। अच्छा, Q1/R1 इसलिए क्योंकि इसका चार्ज Q1 है और इसका डिस्टेंस R1 है, डाल दो। फिर दूसरा के लिए लिखोगे सेम फॉर्मूला, खाली बस Q1 के जगह Q2 और बट्टा R2। सिमिलरली तीसरा के लिए, चौथा के लिए, पांचवा के लिए लिख दो। अच्छा, इसी को सिंबॉलिक तौर पे छोटा रूप में जब लिखते हैं ना, तो लिखने का तरीका क्या है समझ लो। पहले तो कांस्टेंट टर्म को आप बाहर कर दो, 4πε0, और सिग्मा करके हम लोग लिखते हैं। सिग्मा में चार्ज और बट्टा में आर, और इसके नीचे भी आई लगा दो, इसके नीचे भी आई लगा दो, और आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, माने जितना चार्ज दिया रहेगा उतना संख्या तक आप इसको जो है इस तरीका से जोड़ सकते हो। तो ये सिंबॉलिक तौर पे बड़ा इक्वेशन को छोटा करके लिखने का ये तरीका है, सिंबॉलिक तौर पे, ठीक ना। तो सिग्मा का मतलब तो आप समझ रहे हो, जैसे एक आई का वैल्यू 1 डालोगे तो 1 डाल करके फिर ऐड कर दो, फिर 2 डाल दो, 2 डाल करके ऐड कर दो, 3 डाल दो, 3 डाल करके ऐड कर दो। तो ये प्रक्रिया है। तो अभी हम थोड़ा सा ये जो पॉइंट है जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक ना। उसके बाद फिर हम लोग आज का जो सेशन है इसको समाप्त करेंगे। अगर आप चाहो तो इसको भी नोट कर लो, ये भी आपका काम का है, ठीक ना। इसको भी आप जो है अपने नोट्स में शामिल कर लो। चलो पहले हम आगे बढ़ा देते हैं। देखो पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल पे। देखिए एक क्वेश्चन मान लो, एकदम बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दे रहे हैं हम, यहां पर सीधे तौर पे आपसे पूछ रहे हैं फाइंड पोटेंशियल एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q इज इक्वल टू +3 माइक्रोकूलम। मतलब सीधे तौर पे आपसे ये पूछा गया है Q बराबर 3 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव ज्ञात करें। यह हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सीधे तौर पे हमारा जो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला है वो लग जाएगा। इजी वे में हम वो फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। देखो हमारा जो पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 चार्ज और बट्टा में डिस्टेंस। केवल आपको ये चार्ज और डिस्टेंस और ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू डाल देना है। तो चार्ज का वैल्यू कितना है? चार्ज का वैल्यू है तुम्हारा +3 माइक्रोकूलम। तो पहला काम करो, चार्ज का वैल्यू को SI यूनिट में कन्वर्ट करो। तो 3 × 10⁻⁻6 कूलम करना पड़ेगा। माइक्रो का मतलब यही होता है ना। फिर उसके बाद डिस्टेंस जो है इसको भी 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 × 10⁻², ठीक। अब ये वैल्यू उठा के रख दो, पोटेंशियल का वैल्यू जो भी आएगा निकल जाएगा। चलिए जी, इसका वैल्यू यहाँ से उठा के रखो। इसका वैल्यू आप लोग पहले से पढ़ के आए हो, सब बात बता रखे हैं, 9 × 10⁻⁹। अब चार्ज का वैल्यू यहाँ पे रखो, तो 3 × 10⁻6 बट्टा, और डिस्टेंस का वैल्यू है कितना? 3 × 10⁻²। तो चलो इसको और इसको काट देते हैं। तो v बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹। इसको थोड़ा ऊपर ले चलो तो e हो जाएगा प्लस में -6 और +2 -4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 10⁵ इतना वोल्ट आएगा, और ये हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक ना। तो पॉइंट चार्ज जो है हमारा वो 3 माइक्रोकूलम, उससे 3 सेंटीमीटर के दूरी पर जो हमारा पोटेंशियल का वैल्यू आएगा वो पोटेंशियल का वैल्यू यही होगा। और इसी फॉर्मूला से ऐसे ही हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया? तो जो हमने आपको अभी बताया है, जो वैल्यू हमने आपको अभी जो बताया है, इसी प्रकार से ऐसे चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे
तो छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स वगैरह जो हो गया इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो आज का क्लास में बस इतना ही रखते हैं। शेष बातें जो है, जो इससे जुड़ा हुआ जो भी मामला है, एक एक करके अलग अलग क्लास में हम लोग करके कंप्लीट कर लेंगे। बस आप लोगों से फिर से लास्ट में यही कहना है कि तमाम चीज़ जब पढ़ लेते हो आप इसको रिवाइज करते रहो। आप उसको कॉन्टिन्यूसली जो आपके पास टाइम रहता है उस टाइम में आप इसको तैयार करते चलो, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो पूरा केवल लेक्चर देखने से और ये तमाम चीज़ों को नोट्स बना लेने से कोई काम आने वाला है नहीं। वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा सर्कुलेट करना चाहिए, ठीक ना। तो आगे अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो वगैरह को भी शेयर करते चलो, बाकी लोगों को भी फायदा हो। और हम जो है ना रेगुलर बेसिस पर अब जो है आपको एक एक क्वेश्चन जो है कम्युनिटी पोल के रूप में जो है आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे, और हम ये देखना चाहेंगे कितने लोग उसमें शामिल होते हैं और कितने लोग उसका जवाब जो है वो सही सही दे पाते हैं। क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो स्वाभाविक बात है, जब तक रिवीजन नहीं करोगे और चीज़ें तैयार नहीं रखोगे तो उसका जो पोल है उसमें आप जवाब गलत ही दोगे। क्योंकि हमने देखा है पहला जो पोल हमने करवाया है उसमें अधिकतर लोग जो है गलत जवाब दिए हैं, है ना। उसका लास्ट में हमने आंसर भेज दिया है, लेकिन आप देखिएगा उसको जरूर और थोड़ा रिवाइज करते रहिएगा। चलिए अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए। लेकिन तत्काल जो है हम इस टॉपिक को यहीं पर थोड़ा देर के लिए, माने आज के लिए आपको जो है यहीं पर इसको हम रोकते हैं।